So today what I have today I will discuss with you the masterpiece of T.S. Eliot, The Wasteland. 100 years ago in 1922, this piece of literature was written and published by an iconic modern poet T.S. Eliot. तो उसका कुछ जो एक क्रिटिकल स्टडी है शेयरिंग विद यू, उसका डिटेल में आपको पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा हूँ एंड आई विल डिस्कस विद यू. आई होप इट्स विजिबल. यू फाइंड हियर कि जो द वेस्टलैंड है, टी.एस. एलियट्स लैंडमार्क मॉडर्निस्ट पोयम द वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड इन 1922. सबसे पहला कि द वेस्टलैंड इज द वर्क ऑफ टी.एस. एलियट. द वेस्टलैंड इज द वर्क ऑफ टी.एस. एलियट. इट पब्लिश्ड इन 1922. ये 1922 में पब्लिश होता है. सो यू गेट हियर व्हाट you here get one significant point, and what is that? That is a कि we are talking about what? We are talking about this वेस्टलैंड. हम लोग जो बात कर रहे हैं द वेस्टलैंड को लेके बात कर रहे हैं. और जो द वेस्टलैंड है, एक किसका वर्क है? इट्स द वर्क ऑफ टी.एस. एलियट. टी.एस. एलियट्स लैंडमार्क मॉडर्निस्ट पोयम द वेस्टलैंड was published in 1922. कब पब्लिश हुआ था? 1922 में. डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस. कितने सेक्शंस में डिवाइड है? 5 सेक्शंस में. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इट्स अ मास्टरपीस ऑफ whom? इट्स अ मास्टरपीस ऑफ T.S. Eliot. 100 years ago it published in 1922, and it is in how many sections? It is in 5 sections. The poem explores life in London in the aftermath of the First World War. कह रहे ये जो पोयम है ये लंदन की लाइफ को लेकर के बात करता है और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या के बाद क्या हुआ था. तो यू फाइंड द पोयम एक्सप्लोर्स लाइफ इन लंदन इन द आफ्टरमाथ ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, although its various landscape include the desert and the ocean as well as the bustling metropolis. So you find कि ये जो पोयम है या ये जो पोयम हम लोग पढ़ रहे हैं ये सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो एक तरह से जो लाइफ है इंग्लिश पीपल का उसको दिखाता है. इट टेल्स अबाउट द पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. जो पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस है लाइफ का उसको प्रेजेंट करता है. उसके बाद आप देखते हैं कि द पोयम इज नोटेबल फॉर इट्स अनयूजुअल स्टाइल which fuses different poetic forms and traditions. Eliot also alludes to numerous works of literature including the Bible. पोयम की खासियत ये रही कि इसमें तमाम चीजें जो है यूज की गई है. इसमें एल्यूजन है, इसमें मिथ है, और इसमें जो है रेफरेंसेस हैं, और तमाम तरह के रेफरेंसेस तमाम जगहों से दिए गए. जैसे कौन कौन से रेफरेंस? द बाइबल का रेफरेंस दिया गया है, शेक्सपियर के ड्रामास का रेफरेंस दिया गया, सेंट अगस्टीन का रेफरेंस दिया गया, हिंदू एंड बुद्धिस्ट सैक्रेड टेक्स्ट का एज वेल एज फ्रेंच पोइट्री का रेफरेंस दिया गया है, और वाग्नेरियन ओपेरा का दिया गया है, आर्थरियन लीजेंड दिया गया है, हॉली ग्रेल के बारे में दिया गया है. But the poem is also strikingly modern in its reference to jazz music. लेकिन इसके अलावा पोयम में जो मॉडर्न चीजें जैसे जाज म्यूजिक का, ग्रामोफोन्स का, मोटर कार्स का, टाइपिस्ट गर्ल का, टिन्ड फूड का, इन सब का भी रेफरेंस दिया गया है. I just want to tell you कि in today's class we are talking about what? In today's class we are talking about T.S. Eliot's The Wasteland. आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं वो टी.एस. एलियट के द वेस्टलैंड को लेकर के बात कर रहे हैं. अभी तक मैंने क्या क्या बताया कि पहली जो शीट है इस शीट में मैंने आपको ये बताया कि टी.एस. एलियट का जो द वेस्टलैंड है इट इज नोन एज मॉडर्न एपिक. इसको मॉडर्न एपिक के नाम से जाना जाता है. एंड दिस पीस ऑफ लिटरेचर पब्लिश्ड इन 1922. ये जो पीस ऑफ लिटरेचर है 1922 में पब्लिश हुआ था. 100 साल पहले लिखा गया था और अभी 1922 चल रहा है. तो 100 साल पहले जब ये लिखा गया या 100 साल पहले जब ये हमारे सामने आता है ये पीस ऑफ लिटरेचर, तो हाउ डू वी सी या इसकी खासियत क्या है?
एक तो ये 505 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 433 लाइन में लिखा गया। कितने सेक्शंस में डिवाइड है? 5 सेक्शंस में। कितनी लाइनों में लिखा गया? 433 लाइनों में। किस वर्ष में लिखा गया है? ब्लैंक वर्ष में लिखा गया है, ब्लैंक वर्ष में। इवन कुछ लाइनें फ्री वर्ष में कुछ सेक्शंस में है, लेकिन ज्यादातर जो लाइनें यूज की गई है 433 में से, वो ब्लैंक वर्स में यूज की गई है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पोयम में क्या बताया गया है। पोयम को मॉडर्न एपिक कहा जाता है। द पोयम इज अबाउट द लाइफ ऑफ इंग्लिश पीपल। जो पोयम है यह इंग्लिश पीपल का जो जीवन है उसके बारे में है, स्पेशली आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद का जो उनका एक्सपीरियंस है लाइफ का, उसको लेकर के इसमें बात की गई है। दूसरा सबसे बड़ा चीज ये है कि जो पोयम है इसमें अनयूजुअल स्टाइल का यूज किया गया है, रेफरेंसेस का यूज किया गया है, मिथ का यूज किया गया है, एल्यूजन्स का यूज किया गया है, और साथ ही साथ तमाम जगह के जो है आप कह सकते हैं कि कोटेशंस या रेफरेंसेस दिए गए हैं, जिसमें द बाइबिल है, शेक्सपियर के प्लेज है, सेंट अगस्टीन का जिक्र किया गया है, और हिंदू स्क्रिप्चर से कुछ चीजें ली गई है, बुद्धिज्म से लिया गया है, फ्रेंच पोइट्री से लिया गया है, वॉग्नेरियन ओपेरा से, आर्थरियन लीजेंड से, हॉली ग्रेल का जिक्र किया गया, और साथ ही साथ जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है जैसे जाज म्यूजिक का, ग्रामोफोन का, मोटर कार्स का, टाइपिस्ट का जिक्र, टिन्ड फूड का जिक्र। मीन्स आप अगर देखेंगे तो पुराने पैटर्न, पुराने रेफरेंसेस के साथ साथ जो मॉडर्न एज की जो इन्वेंशंस है, जो मॉडर्न एज के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सब का भी जिक्र किया गया है। So when you talk about the wasteland, when you talk about T.S. Eliot, when you talk about this piece of poem, you must know कि it's a masterpiece of T.S. Eliot. T.S. Eliot has written so many texts. T.S. Eliot ने he has written so many poems. ज्यादा या इसके इतना अ, जब भी आप इस पोयम की बात करेंगे या इस पोयम को लेकर के आप कोई चीज रखते हैं, तो हमेशा यू मस्ट रिमेम्बर दैट कि द पोयम इज अबाउट द पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। पोस्ट वर्ल्ड वार का मतलब होता है कि वर्ल्ड वार के बाद, जैसे 14 से लेकर 18 तक वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद जो है लोगों ने जीवन को कैसा देखा या क्या महसूस करते हैं, उनकी सोच क्या है। और 433 लाइन होते हुए भी इसको मॉडर्न एपिक कहा जाता है। और ये मॉडर्न पोइट्री का, अगर मैं कहूँ कि इट रिप्रेजेंट्स मॉडर्न एज एंड मॉडर्न पोइट्री, ये मॉडर्न पोइट्री और मॉडर्न एज को रिप्रेजेंट करती है, तो इसमें एग्जेजरेशन नहीं है। क्योंकि मॉडर्न पोइट्री का जितना भी खासियत है, ऑल द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पोइट्री यू फाइंड इन दिस पोयम। जैसे मॉडर्न पोइट्री की खासियत क्या है? सबसे पहला चीज की मॉडर्न पोइट्री में जो है रियलिज्म है। रियलिज्म का मतलब कि रियलिटी उसमें दिखाई जाती है। दूसरा चीज जो मॉडर्न पोइट्री है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी कठिन है। मॉडर्न पोइट्री इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। ये भी पोयम बहुत कठिन है। कठिन क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें तमाम तरह के जो है मिथ का यूज, रेफरेंसेस का यूज, एल्यूजन्स का यूज, उसके अलावा जो है कहीं के कोटेशंस का यूज, या आप कह सकते हैं कि जो है इमेजेस का यूज, सिंबल्स का यूज, मेटाफर्स का यूज, उन सब चीजों को। दूसरा चीज एक कल्चर के बारे में बात करती है। मॉडर्न पोइट्री में कल्चर को लेकर के बात की जाती है। मॉडर्न पोइट्री में जो मॉडर्न डिस्कवरीज है, जो मॉडर्न इन्वेंशंस है, उनको लेके बात की जाती है। इसमें भी ये बात की गई है। मॉडर्न पोइट्री में जो वर्ल्ड वार है उसका जिक्र होता है। वर्ल्ड वार की वजह से दुनिया के लोगों पर क्या असर पड़ा, उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, सब चीजें की जाती है। सो दीज आर द थिंग्स।
आवाज मेरी जा रही है? You can just mention, are you getting my voice? नाउ क्लियर सर, नाउ क्लियर, अभी नहीं आ रही थी। Okay, okay. हेलो। So I was telling you, yeah, yeah, getting your voice. So I was telling you कि when you go with this poem, what you have to remember कि the wasteland is not, it's not a short poem. Though it has 433 lines, but it is the masterpiece of T.S. Eliot. It's a masterpiece of T.S. Eliot. T.S. Eliot की ये masterpiece है, and it's one of the most significant and important literary piece of modern age. Modern age का जितना भी पोयम लिखा गया, जितना भी लिटरेचर लिखा गया, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण पीस है। क्यों है? बिकॉज द पीपल वर सेइंग कि पोइट्री विल डिक्लाइन विद द डेथ ऑफ टेनिशन, कि टेनिशन की मौत के बाद पोइट्री का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन द क्रेडिट गोज टू टी.एस. एलियट टू रिवाइव मॉडर्न पोइट्री एंड ड्रामा। व्हेन द पॉइंट कम्स कि हाउ डिड ही रिवाइव, उन्होंने पोइट्री को कैसे रिवाइव किया या पोइट्री के इम्पोर्टेंस को कैसे जो है इस्टेब्लिश किया, तो आपको बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि टी.एस. एलियट ने क्या किया। जिस पोइट्री को उन्होंने कंपोज किया, जिस पोयम को उन्होंने कंपोज किया, जिस पोइट्री को उन्होंने लिखा, वो पोयम या वो पोइट्री ऐसी है जो एक नमूना बनी, जो एक रोल मॉडल बनी। किसके लिए बनी? पोयट्स के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। उन्होंने उसमें क्या किया है? उन्होंने उसमें जो है ज्यादातर नई टेक्निक्स का, यूजुअल अनयूजुअल स्टाइल का यूज किया है। अनयूजुअल का मतलब अनोखी स्टाइल का। एंड हाउ, जैसे वर्ड्सवर्थ के समय में या रोमांटिक एज में या विक्टोरियन एज में जो पोइट्री होती थी उसमें सब्जेक्टिविटी होती थी, इन्होंने सब्जेक्टिविटी की जगह ऑब्जेक्टिविटी को जन्म दिया। इन्होंने क्या किया कि रोमांटिसिज्म, रोमांटिक लाइफ की जगह रियलिस्टिक लाइफ को इंपॉर्टेंस दिया। क्या आपके जीवन में चल रहा, व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, हाउ डू यू सी लाइफ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइफ, हाउ डू यू फील लाइफ, इन सारी चीजों का जिक्र किया गया। किसके द्वारा जिक्र किया गया? टी.एस. एलियट के द्वारा पोयम में। चाहे वो लव सॉन्ग ऑफ जे आल्फ्रेड प्रूफ्राक हो, चाहे वो जो है आपका लव सॉन्ग ऑफ जे आल्फ्रेड प्रूफ्राक के अलावा आपका जो है जीरोशन हो, फ्रॉम जर्नी टू मेजाई हो, अ जर्नी टू मेजाई हो, बर्ट नाटन हो, या द वेस्टलैंड की अगर हम बात करें तो whenever you talk about T.S. Eliot, whenever you talk about modern poetry, whenever you talk about the theme of modern poetry, उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो आपके जीवन का आईना है। इट रिफ्लेक्ट्स योर लाइफ। मॉडर्न पोइट्री में परियों के बारे में बात नहीं की गई। मॉडर्न poets do not talk about fairies. They don't talk about supernatural character as you find in the poetry of Yasti Coleridge. They don't talk about fairies as you find in the poems of William Wordsworth. इसमें जो कुछ भी है वो रियलिटी के ग्राउंड पर है, स्पेशली टाउन एरिया का लाइफ, और टाउन एरिया के अलावा सिटी एरिया का लाइफ, जो कस्बे हैं, जो उभरते हुए शहर है, वहां का जो जीवन है उनका कैसे है, उसको लेकर के बात कही गई या उसको लेकर के रखा गया है। सो जब भी है इसमें जैसे बताया गया कि मॉडर्न एज में जो जॉज है, जो म्यूजिक है, जो ग्रामोफोन्स है, इन सब का जिक्र किया गया है। इसके अलावा पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस को लेकर के बात की गई है। इसके अलावा जो मॉडर्न एज का मैकेनिकल लाइफ है, जो ट्राउमा है, जो पेन है, जो स्टेन है, और साथ ही साथ यू कैन से कि जो लस्ट है, जो पैशन है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, डाउनफॉल ऑफ रिलीजन है, डिकेइंग ऑफ मॉरल वैल्यूज है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन है, मैकेनिकल लाइफ है, इंडस्ट्रियल लाइफ है, उन सबका इम्पैक्ट क्या है। हाउ डू यू सी मॉडर्न पीपल
तो वो बताते हैं कि मॉडर्न पीपल के लोग जो है दे आर, स्पेशली जो यूरोपियन पीपल है या जो इंग्लिश पीपल है, वे डिजोलेट हो चुके हैं। दे आर व्हाट, they don't have any culture, they don't have any religion, they are barren, they are unsophisticated, they are uncultured, they don't have the sense of life, उनमें जो है कोई भी जीवन का सेंस नहीं है। ये सबसे बड़ा चीज है जो टीएस एलियट ने जिक्र किया है। तो अब आपको पता चला होगा कि टीएस एलियट की ये पोयम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मॉडर्न जो जनरेशन है, जो लोग मॉडर्न जीवन जी रहे हैं, यह उनकी जिंदगी का आईना है, यह उनकी जिंदगी का नमूना है। और इस यह एक रोल मॉडल बन करके आता, जब लोग ये तसव्वुर कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे कि जो मॉडर्न एज है या जो मॉडर्न लिटरेचर है इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, स्पेशली मॉडर्न एज में पोइट्री खत्म हो जाएगी, कोई लिखने वाला नहीं होगा। उस समय एक ऐसी शख्सियत आती है, एक ऐसी पर्सनालिटी आती है जिसने नई तरह की पोयम लिखने को की शुरुआत की, ईजाद किया और तमाम रेफरेंसेस देना शुरू किया। इसीलिए मॉडर्न पोइट्री कॉम्प्लेक्स हो गई। मॉडर्न पोइट्री इज नॉट easy to understand because it has excessive in it there is the excessive use of symbol, in it there is the excessive use of images, excessive use of references. You find myth, you find quotations, you find epigram, you find irony, you find satire, you find modern discoveries, references के form में modern discoveries, modern inventions, even some traditional pattern of references has been given. Some characters from Shakespeare plays, the Bible से, Buddhism से, Hindu scriptures से, so many references have been given. तो इतना सारा है जो आपको समझना है। तो मुझे जो आपको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट आई वांट टू से, मैं इस पे क्या बात करना चाहता हूँ या क्यों इसको इतना आपको मैं इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ और क्या क्या चीजें आपको, कि ये ज्यादातर तो किस पे लिखी गई है, ब्लैंक वर्स का यूज किया गया है इसमें। जबकि मॉडर्न एज में पोयम में जो यूज किया जाता है फ्री वर्स का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें ज्यादातर हिस्सा ब्लैंक वर्स में है। और ये जो पोयम है ये पहले और बड़ी थी, लेकिन एजरा पाउंड के कहने पे इसको मिनिमाइज किया गया। किसके कहने पर? एजरा पाउंड। टीएस एलियट्स poem The Wasteland was minimized on the advice of Ezra Pound. Ezra Pound was the bosom friend of T.S. Eliot और मॉडर्न एज की जो पोएट्स हैं उनमें से एक बड़ा नाम रहा है। और जब भी आप मॉडर्न एज की पोइट्री की बात करेंगे, आपको अपने दिमाग में W.B. येट्स को रखना चाहिए। आपको अपने दिमाग में जो है अगर रखना है तो W.H. ऑडेन, फिलिप लार्किन, G.M. हॉपकिंस और जॉर्जियन पोएट्स, एडवर्डियन पोएट्स, वॉर पोइट्री में विल्फ्रेड ओवेन है, सीज फ्रैडसेजन है, रूपर्ट ब्रूक है। I just want to tell you, if you talk about modern poetry, especially modern British poetry, ये एक खाका आपके माइंड में रखना चाहिए कि कैसी पोयम लिखी गई। वार को लेकर के लिखा गया, वार ने जो ह्यूमन लाइफ को नुकसान पहुंचाया उसको लेकर के लिखा गया, वॉर की वजह से ह्यूमन लाइफ में जो बदलाव आए उसको लेकर के लिखा गया, वॉर की वजह से लोगों का जो विश्वास टूटा ईश्वर में, ईश्वर के द्वारा जो लिखी गई धार्मिक किताबें हैं उसमें, साइंस में जो लोगों का विश्वास था वो जो टूटा, उसको लेकर के बात की जाती है कि एक इंसान मॉडर्न एज में कैसे रह रहा है वर्ल्ड वार के बाद, वो क्या सोचता है गॉड के बारे में, वो क्या सोचता है रिलीजन के बारे में, उसका ट्रस्ट क्या, उसका फेथ क्या, उसका विश्वास क्या। दीज थिंग्स यू फाइंड इन दिस पोयम। सो ये तो पैसेज में आपको पहले बता दिया कि पोयम 1922 में आई है। पोयम 5 सेक्शंस में है। पोयम एजरा पाउंड को जो है डेडिकेट भी है। एजरा पाउंड के एडवाइस पर ये चीज जो है क्या किया गया है, इसका जो है कुछ लाइनें हटा दी गई है। पोयम में कितनी लाइनें हैं? 433 लाइनें हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि ये जो पोयम है मॉडर्न पोइट्री का एग्जाम्पल है, इसको मॉडर्न एपिक कहा जाता है, मॉडर्न एपिक भी कहा जाता है।
इसमें इमेज का यूज है, सिंबल्स का यूज है, मिथ का यूज है, सटायर का यूज है, आयरनी का यूज है, ब्लैंक वर्ड्स का यूज है, मटेरियलिस्टिक लाइफ को दिखाया गया, लाइफ ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी हैज बीन प्रेजेंट। इसमें किसी तरह की कोई जगह रोमांटिक लाइफ को लेकर के नहीं है। पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस का जिक्र किया गया है, जो डिग्रेडेशन ऑफ द मॉरल वैल्यूज है, जो मैकेनिकल लाइफ है, जो इंडस्ट्रियल लाइफ है, जो ट्राउमा है, पेन है, मेंटल डिसऑर्डर है, जो वर्ल्ड वार की वजह से मानवता की चीख पुकार है, उसका जिक्र किया गया है। जो इंडस्ट्रियल लाइफ का जो इम्पैक्ट है, जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन है, जो डाउनफॉल एंड डिकेइंग ऑफ कल्चर है, जो डाउनफॉल और डिकेइंग ऑफ चर्च है, चर्च का जो मॉरल वैल्यूज का जो डिकेइंग है, उन सब का जिक्र किया गया है। किडनैपिंग ऑफ गर्ल्स का जिक्र किया गया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का जिक्र किया गया है, और तमाम चीजों को लेकर के इसमें रखा गया है या बताया गया, तमाम रेफरेंसेस दिए गए हैं, जिसकी वजह से यह काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और यह एक रोल मॉडल या आइडियल पोयम बनती है पोयर्स के लिए। सेकेंड पैसेज आपको देखना है, नो लॉन्गर आफ्टर इट्स पब्लिकेशन द वेस्ट लैंड बिकेम अ टॉकिंग पॉइंट among readers with some critics hailing it as a masterpiece। कुछ लोगों ने इसको इलियड का मास्टरपीस कहा। that spoke for a generation of lost souls, जो बात करती है उस जनरेशन से जिनकी आत्मा मर चुकी है। मॉडर्न पीपल के बारे में कहा गया कि उनकी आत्मा मर चुकी, दे हैव सोल्ड देयर सोल। मॉडर्न पीपल हैव सोल्ड देयर सोल्स। अगर आप में आत्मा नहीं है और शरीर ही शरीर है, तो यू आर जस्ट लाइक एन एनिमल। You are just like an animal, because this is your atma which tells you, yeah, that tells you what is right, what is wrong, that tells you, yeah, the distinction between गुड एंड इविल। आपकी आत्मा ही आपको बताती है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये जो द वेस्ट लैंड है, द वेस्ट लैंड स्पेशली एड्रेसेस इंग्लिश पीपल who are living their lives after First World War, but they have lost their soul, they have sold their soul, they are living the materialistic life, they don't have any sense to know about God, to know the beauty of God, to know the importance of the Bible, to know the importance of the religious scriptures। दे आर लिविंग व्हाट मटेरियलिस्टिक लाइफ। तो यह उनसे मुखातिब होती है कि मॉडर्न लोगों ने अपनी आत्मा को बेच दिया है। एंड अदर डिनाउंसिंग इट फॉर इट्स एल्यूसिवनेस, और इसमें तमाम तरह का जिक्र किया गया है जिसमें तमाम एल्यूजन्स दिए गए। द यूएस पोएट विलियम कार्लास विलियम्स, अमेरिका के पोएट हैं जिनका नाम विलियम कार्लास विलियम्स है, डिसलाइक्ड इट बिकॉज इट रिटर्न्ड अस टू द क्लासरूम और फॉर इट्स अनयूजुअल मॉडर्निस्ट स्टाइल। जो विलियम कार्लास विलियम जो अमेरिकन पोएट है, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये बहुत कठिन है और ये जब तक कोई दूसरा आपको समझाएगा नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ द वेस्ट लैंड। सो यू फाइंड इट हियर व्हाट की ये चीजें यहाँ पे बताती है। द यूएस पोएट विलियम कार्लास विलियम डिसलाइक्ड इट बिकॉज इट रिटर्न्ड अस टू द क्लासरूम or for its unusual modernist style. It continues to divide readers, but its reputation as one of the most influential poems of the 20th century is secure। लेकिन आज भी इसका रिप्यूटेशन इतना ज्यादा है कि 20वीं शताब्दी में इससे बेहतर कोई पोयम नहीं लिखी गई है। It's a matter of honor, it's a matter of pleasure for us that we are reciting this poem, we are talking about this poem, we are giving our valuable time to discuss this poem, we are giving our precious time to interact with each other even after 100 years। 100 साल के बाद इन 1922 में लिखा गया था। after 100 years it's an opportunity that we are talking about this piece of literature, और उसका वैल्यू जो 100 साल पहले था आज भी उतना ही है। यद्यपि लोगों की राय अलग अलग हो सकती है कि ये बहुत कठिन है, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर any eminent professor, without the help of any eminent teacher, without the help of any counsel
प्रोफेसर, कौन जो इसका मर्मज्ञ, जो इसका बहुत ज्यादा जानकार है, बगैर उसके हेल्प के यू कांट अंडरस्टैंड, you can't understand the gist of the poem. You can't understand the central points, the meaning of the poem, the beauty of the poem. So critics का कहना है कि बहुत कठिन है, अनयूजुअल स्टाइल में लिखी गई है, रेफरेंसेस का यूज किया गया है, मॉडर्न एज की बात करती है, मॉडर्न एज के जनरेशन की बात करती है, इसमें दिखाया गया कल्चर का पतन, इसमें दिखाया गया नैतिकता का पतन, इसमें दिखाया गया धर्म का पतन, इसमें दिखाया गया अच्छाई का पतन, इसमें दिखाया गया कि मॉडर्न एज के लोगों ने अपनी आत्मा को बेच दिया है, और इसमें दिखाया गया कि वर्ल्ड वार के बाद जीवन कितना कठिन हो गया, कितना कॉम्प्लेक्स है, तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। तो आई जस्ट वांट टू नो योर रिस्पॉन्स कि क्या आपको एक पहली शीट समझ में आ गई है कि किन मुद्दों को, किन चीजों को लेके बात की गई है, पोयम कितने सेक्शन में, 5 सेक्शन में डिवाइड है, कौन से वर्ड्स फॉर्म में लिखा गया है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, कितनी लाइनें हैं, 433 लाइनें हैं, किसको डेडिकेट है, एजरा पाउंड को डेडिकेट है, किसके कहने पर इसको शार्ट किया गया, एजरा पाउंड के कहने पे डेडिकेट शार्ट किया गया। एजरा पाउंड कौन थे, मॉडर्न एज के पोएट थे, फ्रेंच पोएट थे, और वो काफी फेमस थे, टी.एस. एलियट उनसे बहुत प्रभावित थे, टी.एस. एलियट ने उनको अपना गुरु एक तरह से माना, जो है बहुत आदर्श उनके प्रति था टी.एस. एलियट के मन में, ये सब चीजें हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि ये जो पोयम है ये किन मुद्दों को लेकर के बात करती है, क्या क्या चीजें हैं, ये पोयम इतना कठिन क्यों है, ये पोयम इतना फेमस क्यों है, ये पोयम क्यों रोल मॉडल है, दिस थिंग। तो जस्ट आई वांट टू नो कि क्या ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, क्लियर हुए हो तो मैं नेक्स्ट शीट को लेके मैं बात करूं, या ओके नाउ। So you are getting here, just going to discuss with you the second sheet. एनालिसिस ऑफ द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड का क्या एनालिसिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। द वेस्टलैंड कैन बी व्यूड एज अ पोयम अबाउट ब्रोकननेस एंड लॉस। ये शब्द आप जरूर ध्यान में रखिएगा और नोट कर लीजिएगा कि जो वेस्टलैंड है यह एक ऐसी पोयम है जिसको ब्रोकननेस और लॉस के रूप में दिखाया गया है, कि दुनिया में ज्यादातर चीजें टूटी हुई है, किसी से किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। The wasteland can be viewed as a poem about brokenness, brokenness जो टूटा हुआ है और जो लॉस में है चीजें जो है। एंड एलियट्स न्यूमरस एल्यूजन्स, और एक ऐसी पोयम है जिसमें एल्यूजन्स का जिक्र है, एल्यूजन्स बहुत ज्यादा यूज किया गया है। एल्यूजन क्या होता है, पासिंग रिफरेंसेस, और पासिंग रिफरेंसेस क्या होता है, यहाँ से चीजें वहां से ली करके उसको दी गई है। और यह पोयम और किसके बारे में बात करता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करता है। सजेस्ट दैट द वॉर प्लेड अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट द सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल कोलैप्स। इसमें दिखाया गया है कि वॉर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो आदमी का जो लाइफ थी उसके सामाजिक, उसके जो है साइकोलॉजिकल और उसके इमोशनल कोलैप्स में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। Eliot completed the poem while recovering from a nervous breakdown. Eliot ने उस पोयम को तब कंप्लीट किया जब वो नर्वस ब्रेकडाउन में थे, जब उनका एक मेंटल डिसऑर्डर या मैं कहूँ कि अनरेस्ट और एंजाइटी से गुजर रहे थे, तब उन्होंने इसको कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि many of the characters who turn up in Eliot's poem such as Lil, the mother of five, द मदर ऑफ 5, कह रहे कि इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम लिल है। लिल एक औरत है जिसके 5 बच्चे हैं, हुज अनहैप्पी मैरिज, लेकिन उसकी जो लाइफ है अनहैप्पी मैरिज लाइफ है, उसकी लाइफ कैसी, अनहैप्पी मैरिज। सो ये दिखाया गया कि मॉडर्न एज में रिश्ते अच्छे नहीं है, मैकेनिकल लाइफ, मटेरियलिस्टिक लाइफ, सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिजिकल रिलेशनशिप की वजह से लोगों के घर टूट रहे, लोगों के रिश्तों में दरार आ रही, जिसका एक एग्जाम्पल उन्होंने लिल का दिया हुआ है और एक एग्जाम्पल उन्होंने टाइपिस्ट गर्ल का दिया हुआ है। तो अभी आपको क्या बताया गया,
लील को लेकर के बताया गया। और क्या इसके पहले बताया गया, ब्रोकननेस और लॉस। ब्रोकननेस कहाँ पर है, ब्रोकननेस यू कैन से कि जो पीपल है उनके रिलेशन टूटे हुए, उनके रिलेशन में ब्रोकननेस आया हुआ, उसको लेकर के बात की गई है। लोगों में अनरेस्ट है, एंजाइटी है, मेंटल डिसऑर्डर है, लोगों में जो है आप कह सकते हैं कि एक तरह से लोगों में एक बेचैनी है, लोगों की जो लाइफ है दैट्स नॉट ए वेरी पॉजिटिव और हेल्दी लाइफ। आपस में हस्बैंड और वाइफ के बीच का रिलेशनशिप गड़बड़ है, लवर और बिलव्ड के बीच का रिलेशनशिप गड़बड़ है, फैमिली मेंबर्स के बीच का रिलेशनशिप गड़बड़ है। तो जो ये लाइफ है कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसको लेकर के बात की गई है, जिसका एक एग्जांपल लील का दिया गया है। इज डिस्कस बाय हर फ्रेंड इन लंदन पब। और किसका जिक्र किया गया, लंदन पब। मैंने बताया कि जो पोयम है उसमें सिटी कल्चर को लेकर के, विलेज एरिया की बात नहीं की जाती है, बल्कि ये बताया गया कि जो छोटे कस्बे हैं, जो उभरते हुए शहर हैं, बड़े कस्बे नहीं कि मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो छोटे कस्बे हैं इवन वहां पर भी प्रॉब्लम सेक्स की है, वहां पर भी प्रॉब्लम रिलेशनशिप की है, वहां पे भी चीजें ब्रोकननेस कंडीशन में, चीजें लॉस कंडीशन में है। ऑल दीज थिंग्स यू सी, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। Lead unfulfilling lives and their relationships are lacking in intimacy and deeper meaning। एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि मॉडर्न एज का जो संबंध है उस संबंध में क्या है, लैकिंग इन इंटीमेसी, उसमें किसी तरह की आत्मीयता नहीं है। मॉडर्न पीपल आर नॉट पीपल, modern men and women are not men and women, but they are machine. They are treating each other like machine. They are playing. They are playing with the emotions of each other. They are playing with the feelings of each other. They don't have any intimacy. They don't have any healthy relationship. It seems that modern men are hungry for the body of women. They have only lust, they have only passion, they have sold their souls. वे अपनी आत्मा को बेच चुके हैं। इसी वजह से जो है क्या हुआ, उनको केवल सेक्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिजिकल रिलेशनशिप, ट्रीटिंग वीमेन लाइक अ मशीन, ट्रीटिंग वुमेन लाइक कमोडिटी, यही उनके अंदर रह गया और कोई चीजें नहीं है। तो उनके अंदर किसी, उनके रिलेशनशिप में कोई इंटीमैसी नहीं है। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसका एक जिक्र लील को लेकर के किया गया है, जो 5 बच्चों की माँ है, लेकिन उसका हस्बैंड उसको छोड़ने को तैयार है, क्या वो फिजिकली ब्यूटीफुल नहीं है, या उसकी जो है जो डिजायर है, जो उसकी भूख है, वह उसको शांत नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे ये चीज दिखाया गया कि मॉडर्न एज में द पीपल आर हंग्री ओनली फॉर द बॉडी ऑफ वीमेन। दे फाइंड, they think that that their wives should be beautiful, और एक उसमें सेक्सुअल अपील होनी चाहिए, एक इस तरह की चीजें दे आर सीकिंग इन द बॉडी ऑफ देयर वाइफ्स या आर वीमेन। दूसरा सेक्शन लिया गया है कि पीपल्स लाइव्स इन जनरल आर लैकिंग स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। दूसरा हिस्सा लोगों में और कौन सी कमी है, पहला हिस्सा तो रिलेशनशिप नहीं है, केवल लोगों में भूख है शरीर की, केवल लोगों में भूख है फिजिकल रिलेशनशिप की, मटेरियलिस्टिक लाइफ की। और दूसरे सेक्शन में उन्होंने धर्म को लेकर बात कही है कि ये भी दिखाया गया कि लोगों में स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं है। The people have lost their faith in God. The people have lost their faith in religious scriptures. The people have lost their faith in Bible. The people have lost their faith in God and the books written by God. एक पॉइंट ये भी लेकर के दिखाया गया है, इस पर भी बात की गई है। So the significant point is what? The significant point is only one thing, and what is that? That is the losing of spiritual significance लोगों में नहीं है। पीपल्स लाइव्स इन जनरल आर लैकिंग स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, जिसका एक उदाहरण कौन सा, द टाइपिस्ट गर्ल। मैंने दो चीजें बताई, एक तो जो लिल है वो वाइफ है किसी की, लेकिन वो जो आदमी है ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हर वाइफ, एंड ही जो लिल है, लिल जो है मॉडर्न एज में टूटते हुए आपसी रिलेशन का उदाहरण है। जो लिल है वो मॉडर्न एज में जो जो एक आप कह सकते हैं कि जो ब्रेकिंग रिलेशनशिप है उसका उदाहरण है। लेकिन जो टाइपिस्ट गर्ल है, टाइपिस्ट गर्ल इज नॉट द वाइफ, बट टाइपिस्ट गर्ल इज द बिलव्ड ऑफ समवन, और उसका लवर आता है एंड लवर जस्ट मेक द सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल रिलेशनशिप, उसके बाद उसको छोड़ के जाता है। दिस थिंग्स यू सी, लेकिन उनमें भी मैकेनिकल लाइफ है, मैकेनिकल रिलेशनशिप है। दे आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर, दे आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर, वे जो है खुश नहीं है एक दूसरे से।
यह एक दूसरा सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो यहाँ पे दिखाया गया कि लोगों में ईश्वर के प्रति विश्वास, लोगों का जो विश्वास है धर्म के प्रति, लोगों का जो विश्वास है चर्च में, लोगों का जो विश्वास है रिलीजियस बुक्स में, लोगों का जो विश्वास है द बाइबल में, लोगों का जो विश्वास है आपसी रिलेशनशिप में, लोगों का जो विश्वास है एथिक्स में, मोरालिटी में, गुडनेस में, वर्च्यू में, वो नहीं है। तो ये दूसरा चीज है। उसके बाद दिखाया गया द फायर सरमन is good example of this. Her job involves merely copying or repeating what others have said. कह रहे कि जो धार्मिक ठेकेदार है, फायर सरमन का मतलब यही हो गया कि सरमन मीन्स उपदेश देना। फायर का यहाँ पे एक सेक्शन है जिसमें वो नाम लिखा गया है। वो केवल लोगों को उपदेश दे रहे हैं, केवल लोगों को बता रहे हैं, लेकिन उसका ऐसा लगता है कोई असर नहीं है लोगों पर। तो यह एक दूसरा पॉइंट है जो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। फिर उसके बाद दिखाया गया and when she gets home from work her food is processed and comes in peace and even her sex life is mechanical and repetitive. That is another point. Repetitive, something Eliot neatly captures with his use of regular quatrains at this point in the poem. You find that कि जो वहां पे जो जिक्र किया गया है, किन चीजों का जिक्र किया गया, जो जिक्र वहां पे किया गया लाइफ को लेकर के, या जो जिक्र किया गया कि जो टाइपिस्ट गर्ल है जब वो अपने कामों को कंप्लीट करके आती है, तो कामों को कंप्लीट करके आने के बाद भी जो है वो डेली काम उसको करना है, लेकिन उसको कोई इंटरेस्ट नहीं अपने काम में। और उसका जो लवर है, द लवर कम्स थ्रू द विंडो एंड जस्ट मेक्स द सेक्सुअल रिलेशनशिप और फिजिकल रिलेशनशिप। तो जो सेक्स है वो एक टूल बन चुका है मटेरियलिस्टिक लाइफ का, और ऐसा लगता है कि दे डोंट हैव एनी हेल्दी रिलेशनशिप। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे शो किया गया। तो यू फाइंड दैट देयर आर द टू एग्जांपल, वन इज लील एंड सेकंड इज व्हाट, एंड सेकंड इज द टाइपिस्ट गर्ल। Typist girl presents what? It represents mechanical life. It represents what type of sex? Mechanical sex, and they don't have what? They don't have any type of thing. They are conscious, yeah, they are eager to be the husband and wife, and they are eager to be what? They are eager to pass a healthy life. No, not at all. Even जो wife है उस किसी की, उसका भी रिलेशन ब्रोकन कंडीशन में है। बाकी जो लवर और बिलव्ड है उनका तो कोई लाइफ का वैल्यू ही नहीं है। एलियट ने इन सब चीजों को कैप्चर किया है, बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया है। द म्यूजिक शी लिसन, चूंकि म्यूजिक की जहां तक बात है ये मॉडर्न एज की देन है कि ग्रामोफोन का यूज करना। द म्यूजिक शी लिसन टू व्हेन हर लवर हैज गॉन इज प्लेड एज ऑन अ ग्रामोफोन। कह रहे कि जो टाइपिस्ट गर्ल है, जब उसका लड़का सॉरी उसका लवर रिलेशन, जब उसका जो है लवर जो है, जब उसका लवर उससे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है और चला जाता है, तो जाने के बाद क्या करती है? शी प्लेज म्यूजिक, यस शी हियर्स म्यूजिक, लेकिन उस म्यूजिक पे कोई दम ही नहीं है, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं। दैट इज अनदर सिग्निफिकेंट पॉइंट। आना ग्रामोफोन, तो वो जो वो प्ले करती है म्यूजिक, किस पे प्ले करती है? ग्रामोफोन पर। तो जो ग्रामोफोन है ये मॉडर्न एज का डिस्कवरी है उसको लेकर के। इट्स अ वर्ल्ड अवे फ्रॉम द मैजिकल म्यूजिक। कह रहे कि ये मैजिकल म्यूजिक से काफी दूर है। मैजिकल म्यूजिक का मतलब जो नेचुरल संगीत है, जो नेचर का संगीत है, वो उससे बहुत दूर है। हाँ, द इंचेंटेड आइलैंड इज शेक्सपियर द टेम्पेस्ट, और यहीं पर किसका एग्जाम्पल दिया जाता है? शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट का एग्जाम्पल दिया गया है। मॉडर्न लाइफ हैज लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ मैजिक एंड मीनिंग। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। मॉडर्न लाइफ में जो लोग जी रहे हैं, जो मॉडर्न लाइफ, उनके अंदर किसी तरह का संगीत के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर वो संगीत सुन भी रहे हैं तो ग्रामोफोन पर सुन रहे हैं। जो तमाम, जैसे आज हम लोग संगीत सुन रहे हैं तो किस पे सुन रहे हैं? मोबाइल फोन पर, या जो है कुछ हम लोगों ने ऐसा माइक्रोफोन या समथिंग फोन वी हैव, जिससे उस पर हम लोग सुनते हैं। वी डोंट वांट टू लिसन द ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ कुक्कू, द ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ नाइटिंगेल, जो नेचुरल है, या जो है प्रकृति की देन है, जहाँ पे म्यूजिक जो है हवाओं का जो संगीत है, पेड़ों का जो टहनियाँ है, जब वो आपस में एक दूसरे से खेलियां करती है, उससे जो म्यूजिक निकलती है, या जो है जो सिल्वर फेरीज है उसका जो म्यूजिक है, नदी की धाराओं का जो म्यूजिक है, बहते हुए पानी का जो म्यूजिक है, बरसते हुए
जो पानी जो फॉलिंग है उसका जो म्यूजिक है, जो झरने का गिरना है उसका जो संगीत है, वहां हमारे लिए उसके पास कोई समय नहीं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो देयर और टू कैप्चर दैट ब्यूटीफुल साउंड। सो उसका जिक्र किया गया कि मॉडर्न एज के लोग कितना मैकेनिकल है। मॉडर्न एज के लोगों में कोई भी आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट नहीं है, दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, एक उन्होंने किया हुआ। सो जस्ट आई वांट टू नो कि क्या इस पेज का ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। Now you see here third passage. Eliot reinforces such an idea by overlaying his poem with a loose mythic structure। कह रहे एलियट ने कुछ मिथ का भी यूज किया हुआ है। ड्रॉन फ्रॉम आर्थरियन लीजेंड, उन्होंने किंग आर्थर का उदाहरण दिया है। एंड वर्क ऑफ कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी, उन्होंने कुछ रिलीजियस स्टडी का भी दिया हुआ है। द गोल्डन बफ एक टेक्स्ट है बाय जेम्स फ्रेजर, उन्होंने उसका जिक्र किया हुआ है। मतलब इलियट ने तमाम तरह के जो है रेफरेंसेस दिए, यहाँ पे उन्होंने रेफरेंसेस के बारे में बताया है और इसकी वजह से इनकी पोएम थोड़ा सा लूज हो चुकी है। किंग फिशर का उन्होंने जिक्र किया हुआ है। ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। सो इस पैसेज में उन्होंने कुछ नहीं, इस पैसेज में उन्होंने इतना बताया हुआ कि तमाम एल्यूजन्स है, तमाम तरह के रेफरेंसेस है, उसका जिक्र किया गया। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया था, मॉडर्न एज के लोगों में स्पिरिचुअलिटी नहीं है। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि मॉडर्न एज के लोगों में केवल मटेरियलिस्टिक और मैकेनिकल लाइफ है। दे आर जस्ट लिविंग सेक्सुअल मटेरियलिस्टिक लाइफ, और जिसका एक उदाहरण लिल गर्ल का और टाइपिश गर्ल का दिया गया। ऑल दिस थिंग्स यू सी। नाउ यू आर गेटिंग कि पेज नंबर थर्ड में, पेज नंबर थर्ड में आप देखते हैं कि द क्योर ऑफ दिस स्पिरिचुअल सिकनेस विच प्लेग्स द किंग एंड हिज लैंड is the holy grail, but only those who are pure of heart will find the grail, the cup that according to Christian legend। यहाँ पे उन्होंने ये दिखाया है कि आखिर जो जो लाइफ ये जी रहे मॉडर्न एज के लोग, ऐसी लाइफ किंग फिशर के समय में भी लोग जिए हुए हैं। और उनके समय का जो लाइफ था वह भी जो है क्या था, वह भी जो है उनके समय का जो लाइफ था वह भी जो है कैसे था, मटेरियलिस्टिक था, मैकेनिकल था। उन लोगों में लस्ट था, पैशन था, सेक्सुअलिटी थी। और दे हैव लॉस्ट देयर फेथ इन रिलीजन, दे हैव लॉस्ट देयर फेथ इन गॉड, दे हैव लॉस्ट देयर फेथ इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। तो उनकी जो जमीन थी, जो उनका जीवन था, वह कैसे बन गया था, वेस्ट लैंड जैसा। अब आप इसके टाइटल को समझिए, वेस्ट लैंड क्यों टाइटल रखा गया। वेस्ट लैंड मीन्स the land in which the English people are living, that is wasted, that is desolated. It has no fertility, it has no humanism, it does not have any culture, it does not have any civilization, it does not have any love, it does not have any charity, it does not have any beauty। आप ये कह सकते हैं कि वो एकदम से बिल्कुल खत्म हो चुकी जमीन है। जमीन के खत्म होने का मतलब नहीं है, जमीन तो जमीन ही रहती है। वहाँ के जो निवासी है, वहाँ के जो इंसान है, वहाँ के जो मर्द और औरत है, वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो बड़े और बूढ़े हैं, उन लोगों में इंसानियत नहीं है। वो लोग मैकेनिकल हो चुके हैं, वो लोग मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, और उन लोगों का विश्वास गॉड में नहीं है, रिलीजन में नहीं है। इसीलिए उन्होंने टाइटल रखा द वेस्ट लैंड। सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल लाइफ है, फिजिकल रिलेशनशिप है, सेक्सुअल रिलेशनशिप है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, मैकेनिकल लाइफ है। They don't have any faith in religion, they don't have any faith in God, they don't have any faith in the Bible, they don't have any faith in religious scriptures, all these things। तो उन्होंने कहा कि इससे मुक्ति चाहिए, और मुक्ति कैसे मिलेगी। फिर उन्होंने किसका, बुद्धिज्म का जिक्र किया, बुद्ध के उपदेशों का। इस तरह की जो लोग लाइफ जी रहे हैं, दे वांट साल्वेशन, वे मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति कहाँ से मिलेगी। उन्होंने एशिया का जिक्र किया, इंडिया का जिक्र किया कि इंडिया में जो बुद्धिज्म है, जो उसकी फिलॉसफी है, जो इंडिया में सनातन धर्म है, जो उसका दर्शन है, जो वहाँ की स्पिरिचुअलिटी है, अगर इफ यू एडॉप्ट दैट थिंग, इफ यू बिलीव इन दैट थिंग, तो जो है वो क्या होगा, आपको मुक्ति मिलेगी। तो साल्वेशन एक उन्होंने वर्ड यूज किया। इसीलिए यहाँ पे आया कि द पोएम से रिफरेंस टू द बुद्धिस्ट फायर sermon suggest that before we will become worthy of salvation we must first learn to curb our worldly desire। और इसलिए जरूरी है कि जो हमारी भौतिक या सांसारिक इच्छाएं हैं, हम उनको मारें। सांसारिक इच्छाओं को जब आप त्यागेंगे, तब आपके अंदर आध्यात्मिक इच्छाएं जन्म लेंगी, तब आप एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। अगर केवल सांसारिक इच्छाएं, ज्यादा से ज्यादा पाना, ज्यादा से ज्यादा लेना, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना, तो आप कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो ये चीजें उन्होंने किसमें बताया कि साल्वेशन की, जिस तरह की मैकेनिकल लाइफ लोग जी रहे, उससे मुक्ति का भी
तरीका है, लेकिन मुक्ति का तरीका आपको कहाँ मिलेगा? ईस्ट में मिलेगा, बुद्धिज्म में मिलेगा। फिर है द वेस्ट लैंड बिगिंस with the reference to heap of a broken image and ends with a college of quotations taken from various poetic traditions as well as snippet from the nursery rhyme London Bridge is falling down। ऐसे लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन ये उसका लाइन है, और अप्रैल इज द कुरेलेश मंथ पहली लाइन है। तो ये जो है ये एक हीप ऑफ ब्रोकन इमेज बता रही है, जैसे सब कुछ टूटा हुआ है, आपस में किसी चीज का कोई सीक्वेंस नहीं है। तो इसका लिखने का स्टाइल अलग ढंग का बिल्कुल है। आर्ट, लिटरेचर, ओरल एंड रिटन कल्चर, सिविलाइजेशन इटसेल्फ सीम टू बी अंडर थ्रेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कह रहा है कि वेस्टलैंड में दिखाया गया कि मॉडर्न एज का आर्ट, लिटरेचर, ओरल और रिटन जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, वो सब थ्रेट पर है। थ्रेट का मतलब उसमें उसको जैसे लगता है धमकी दी गई, धमकी देने का मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। कैन वी डू एनीथिंग अदर देन शो ऑफ द रूल्स। यार हमें केवल जो खंडहर में बदल चुकी चीजें हैं उनको दिखाने के अलावा हमारे पास ऐसा लगता है कुछ नहीं है। The poem ends on an ambiguous note with the triple repetition of the Sanskrit word शांति शांति शांति, और इसमें संस्कृत वर्ड का यूज किया गया है शांति शांति शांति, which Eliot translate as the peace which passeth underneath। करें कि पोयम में 3 बार शांति शांति वर्ड का यूज किया गया है, जो यह इंडिकेट करता है कि दुनिया में शांति आएगी, दुनिया में दोबारा उम्मीद जगेगी। पोयट ये कहीं से नहीं कहता कि दुनिया खत्म हो जाएगी या दुनिया में कयामत आने वाली है या दुनिया में इतनी लोग बर्बाद हो चुके हैं, सही रास्ते पर नहीं, ईश्वर नाराज हो जाएंगे, सबको मार डालेंगे। इस तरह की कोई बात पोयट नहीं कहता। पोयट ये कहता है कि दुनिया में शांति कायम होगी, शांति शांति शांति। He has such peace finally been achieved, or is the merely wishful thinking? The breakdown of the poem into a confused medley of semi-coherent quotation implies that after the war, such peace remains। उसका ये कहना है कि जो वॉर है वह समस्याओं को खत्म करेगा, और उसके बाद वार के बाद शांति आती है। तो जो दुनिया में तमाम बुराइयां हैं इसके बाद शांति जरूर कायम होगी। तो दिस थिंग्स यू फाइंड देयर। नाउ द लास्ट पॉइंट इसमें है कि उसका थीम क्या है। थीम है डिस्क्रिप्टर, क्या क्या चीजों को दिखाया गया है उसमें। फ्रेगमेंटेशन एंड डीके, ये कितने की चीजें आपस में टूटी हुई है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तीनों नोट कर लीजिएगा। इसका जो थीम है फ्रेगमेंटेशन एंड डीके है, आपस के रिलेशन टूटे हुए हैं, आपस के संबंध टूटे हुए, चीजें पतन की ओर जा रही है। सेक्स एंड रिलेशनशिप की कैसे मॉडर्न एज का रिलेशनशिप है उसको लेकर के बात की गई है, और वॉर को लेकर के बात की गई है। तो इस तरह से इन सब चीजों को लेकर के जिक्र किया गया है, और ये भी एक बार आप देख लीजिएगा कि किन किन रेफरेंसेस के माध्यम से रखा गया है। I hope that you have enjoyed this session, and suddenly I have to take this session, या इन चीजों को मुझे लेना पड़ा कि आप कैसे इसे समझ सकते हैं, या क्या क्या चीजें हैं जिससे आप इसको अच्छे ढंग से कवर कर सकते हैं। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि व्हाट यू हैव टू डू, या हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, इसको कैसे आप समझ सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स थे जहाँ पे मैंने आपसे बात किया। अब अगर आपको कुछ, आई थिंक आई एम वेटिंग लेट, दूसरा क्लास भी लेना है। इवन आई डोंट नो कि नाउ इट वाज सेइंग कि 8 लोग ज्वाइन किए थे, और उसमें से जो है आई डोंट नो कि कौन कौन लोग हैं, क्योंकि अभी ये शो नहीं कर रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस रणवीर ने भेजा है। रणवीर से मैं कहूँगा कि आप जो है मुझे ग्रुप पे भेज दीजिएगा या इंडिविजुअली, मैं उसको जो है करके मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी दूसरी क्लास को लेना है, तो उस पर भी बात करते हैं। तो जस्ट कंक्लूडिंग हियर, वी विल मीट यू।